हाय एवरीवन। तो आज हम CUET PG जनरल पेपर कोड COQP 11 का, जो कि ड्यू LLB, BH LLB और काफ़ी अदर कोर्सेज के लिए होता है, उसका इंग्लिश पार्ट का एक टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इसके वेटेज की बात करें अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया है 2022 का, जब पेपर कोड PGQP 40 था, और फिर 2023 का, जिसमें ड्यू LLB भी ऐड हो गया था, और पेपर कोड था COQP 11, जो कि करंट कोड है। 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चंस जो देखे गए हैं वो है 4 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के, और 2023 में जो डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे गए हैं वो है 2023। लेकिन इनकी इनडायरेक्ट वेटेज की बात करें तो रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के फॉर्म में भी आ जाते हैं। इवन मैच द फॉलोइंग्स के क्वेश्चंस भी देखे गए हैं 2022 में। तो इनडायरेक्टली इनकी वेटेज और रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। डायरेक्ट क्वेश्चंस 2023 में सिर्फ 2 थे और 2022 में 4 थे। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस की बात करें, तो हमने 2023 और 2022 के क्वेश्चंस लिए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2022 का है, जो कि 4 क्वेश्चंस थे। उसमें पहला क्वेश्चन ये था, चूज द ऑप्शन विच इज अपोजिट। अपोजिट मतलब यहाँ पे एंटोनिम्स की बात की जा रही है। इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड। वर्ड है कॉग्निजेंस। इसके ऑप्शंस देखते हैं, टाइडीनेस, इग्नोरेंस, अडल्टरेशन और डिसहेबल्ड। अब कॉग्निजेंस का मीनिंग देखा जाए तो वो होता है नॉलेज और अवेयरनेस। और ऑप्शंस के मीनिंग्स की बात करें तो टाइडीनेस का मतलब होता है इंक्लिनेशन टू कीप थिंग्स और वंस अपीयरेंस नीट एंड इन ऑर्डर। साफ सुथरा रखना चीजों को, दैट्स अ हैबिट, उसको टाइडीनेस बोलते हैं। इग्नोरेंस तो सबको पता ही है। अडल्टरेशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग पुअरर इन क्वालिटी बाय द एडिशन ऑफ अनदर सब्सटेंस। किसी चीज को किसी में मिलाने से उसकी जो एक्चुअल क्वालिटी होती है उसको डेप्रिशिएट कर देना। जैसे दूध में अगर आप पानी मिला देते हो, दैट इज अडल्टरेशन, क्योंकि आप उसकी प्योरिटी को मिक्स कर दे रहे हो और उसकी जो वैल्यू है उसको डिक्रीज कर देते हो। तो अडल्टरेशन फूड में होता है, काफी अदर चीजों में भी होता है, तो उसके लिए अडल्टरेशन वर्ड यूज किया जाता है। अब डिसहेबल्ड की बात करी जाए तो डिसहेबल्ड का मतलब होता है मेक अ पर्सन्स हेयर और क्लोथ्स अनटाइडी। किसी के बाल या कपड़े को अनटाइडी करते हैं ना, डिसहेबल्ड बोलते हैं। तो कॉग्निजेंस जिसका मतलब नॉलेज और अवेयरनेस होता है, उसका परफेक्ट अपोजिट होगा इग्नोरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर इग्नोरेंस होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग्स के फॉर्म में दिया गया है। अब हम ये भी देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है। अब जैसे पहला दिया गया है ऑप्शंस, एब्स्टिनेंस, इनफेमस, फीबल और वल्नरेबल। एब्स्टिनेंस का मतलब देखा जाए तो कोई भी चीज जिससे आप बचें या फिर जिसको ना करें। एब्स्टिनेंस किसी चीज को ना करने को कहा जाता है। तो इसमें सबसे बेस्ट सिनोनिम पूछे गए हैं। तो सिनोनिम मतलब वो शब्द उसका सिमिलर हो या फिर उसके सेम मीनिंग वाला वर्ड क्या हो। वीक, डिसग्रेसफुल, एक्सपोज्ड या फिर अवॉइडेंस। तो एब्स्टिनेंस का करेक्ट जो सिनोनिम होगा वो यहाँ पर अवॉइडेंस होगा। अवॉइडेंस और एब्स्टिनेंस, किसी चीज से बचना, बचाव करना, उस चीज को प्रैक्टिस ना करना, इन एब्स्टिनेंस होगा। अब ऐसे में जब एग्जाम में टाइम ड्यूरेशन कम होता है, तो करेक्ट मेथड इसको सॉल्व करने का ये होता है, अगर ए ऑप्शन को आपका आंसर पता चलेगा 4 है, आप ऑप्शंस में जाइए, ए का 4 किस किस में दे रखा है, ए थर्ड, ए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस में ए का फोर्थ दे रखा है। अब आपको सिर्फ इन्हीं दो ऑप्शंस में आगे कंटिन्यू करना है। अगर आप बी देखें, आप ऑप्शन बी थर्ड और बी सेकंड। इनफेमस, इनफेमस का मतलब होता है जो कि फेमस ना हो या फिर मशहूर ना हो या फिर अच्छी चीजों के लिए ना जाना जाए। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट वर्ड जो है वो होगा डिसग्रेसफुल। इनफेमस, डिसग्रेसफुल। फीबल का होता है वीक और वल्नरेबल का होता है एक्सपोज्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा इसके साथ फोर्थ।
अब इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं। मैच द फॉलोइंग विद एंटोनिम्स, अपोजिट मीनिंग वर्ड। तो बेन बहुत इजी हो जाता है यहाँ पर। बेन का मतलब देखा जाए अ कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस और अनोयंस, और इसका परफेक्ट एंटोनिम जो होगा वो होगा बून। बून का मतलब होता है अ थिंग दैट इज हेल्पफुल और बेनिफिशियल। तो ए का अगर आपको पता चल गया तो सॉल्व करने का तरीका हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा ही था। ए का थर्ड देखते हैं। ए का थर्ड यहाँ पर है और ए का थर्ड यहाँ पर है। अब हमको सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन फोर्थ पे ही फोकस करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में एफिशिएंटली क्वेश्चंस सॉल्व कर पाए। अब अगले ऑप्शंस पे देखते हैं। फ्रे, फ्रे का क्या मतलब होता है? टू वियर आउट और इनटू श्रेड्स। और इसका परफेक्ट एंटोनिम यहाँ पर क्या होगा? अगर आप एक चीज और सीखिए इसमें, अगर आपको पहले का पता है, इवन आपको पहला नहीं पता, इनमें से किसी एक का भी पता है, तो भी आप ऑप्शंस फिल्टर आउट कर सकते हैं। अब मानिए अगर आपको फ्रे का इसमें नहीं भी पता, तो टेरिफिक और ब्लेम ऐसे वर्ड हैं जो कि हमने डेली लाइफ में सुने होंगे। तो टेरिफिक पे जाइए। अब टेरिफिक का क्या मतलब होता है? टेरिफिक का मतलब होता है ऑफ ग्रेट साइज, अमाउंट और इंटेंसिटी। कुछ बहुत अद्भुत या बहुत इंटेंस को बोलते हैं टेरिफिक। तो टेरिफिक का एंटोनिम क्या होगा यहाँ पर? काम नहीं, अप्रूव नहीं, मॉडरेट। मॉडरेट मतलब मीडियोकर, बीच में, न ज्यादा न कम। तो अब हमें ए और डी का पता चल गया है। अब इन दोनों में डी का फोर्थ देखते हैं। तो डी का फोर्थ इसमें है। तो ऐसे आपको आंसर तो पता चल गया। अब बाकी जो ऑप्शंस हैं उनका भी देख लेते हैं। फ्री का मतलब जैसे हमने पढ़ा था टू वियर आउट और इनटू श्रेड्स है। और ब्लेम का है, ब्लेम का सिंपल मीनिंग होता है, तो इसका एंटोनिम होगा अप्रूव। और फ्रे का होता है इनटू श्रेड्स और वियर आउट होता है, तो उसका काम हो जाएगा। तो देखिए बी का 1 और सी का 2, तो करेक्ट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं। फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग चूज द एंटोनिम ऑफ नॉलेज। हमें नॉलेज का अपोजिट मीनिंग वर्ड बताना है। तो सारे ऑप्शंस की मीनिंग देखते हैं, फाइनल में हम देखते हैं कि आंसर क्या होगा। डिसीट, डिसीट का मतलब होता है कंसीलिंग और मिसरिप्रेजेंटिंग द ट्रुथ। सच को छुपाना और ऐसे कुछ बताना जो कि सच नहीं है। किसी का एक तरह से झूठ या मक्कार तरह से उसको डिसीट करना, इसका मतलब ये हो गया। इग्नोरेंस सबको पता है। फॉली का क्या मतलब होता है? फॉली होता है लैक ऑफ गुड सेंस। और स्टुपिडिटी, स्टुपिड एक्ट्स करना, एक कंटिन्यूटी में स्टुपिड एक्ट्स करना स्टुपिडिटी बोलते हैं। तो एंटोनिम का नॉलेज जहाँ पे अवेयरनेस से रिलेटेड है, तो उसका बेस्ट एंटोनिम होगा इग्नोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये जो दो आने वाले क्वेश्चंस हैं, ये 2023 में पूछे गए थे। इसमें देखते हैं रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद द करेक्ट एंटोनिम फ्रॉम द ऑप्शंस। क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन ऑफ द पावरफुल ट्रेडिशंस ऑफ जापानीज लाइफ इज टू ऑलवेज एग्जिबिट एंथुजियाज्म अगेंस्ट पेन। ऑप्शन देखते हैं। प्रिसीजन, एक्सुबरेंस, स्टोइसिज्म और सैटिस्फैक्शन। प्रिसीजन का एक एक करके पहले मतलब देखते हैं। पहले प्रिसीजन का देखते हैं। द क्वालिटी, कंडीशन और फैक्ट ऑफ बीइंग एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट। प्रिसाइज काम जो होता है एकदम बारीकी से किया गया हुआ, प्रिसीजन के साथ किया हुआ। जैसे डॉक्टर जब सर्जरी करते हैं तो उनका हर काम बड़े प्रिसाइज होता है और उसकी नेसेसिटी भी होती है। तो प्रिसीजन होता है हर काम बड़ी एक्यूरेटली करा जाना। एक्सुबरेंस का क्या मतलब होता है? एक्सुबरेंस होता है फुल ऑफ एनर्जी, एकदम जॉयफुल और एकदम एनर्जेटिक। स्टोइसिज्म, स्टोइसिज्म का मतलब होता है टू बियर पेन, या फिर उसको ऐसे एकदम अनअफेक्टेड रहना उससे। और सेटिस्फैक्शन तो पता ही है। तो एंटोनिम सबसे बेस्ट जो होगा इसका यहाँ पर जो पूछा गया, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद करेक्ट एंटोनिम। एंथुजियाज्म अगेंस्ट पेन, तो स्टोइसिज्म होता है अनअफेक्टेड होना, तो उसका बेस्ट जो एंटोनिम वो होगा स्टोइसिज्म होगा। नेक्स्ट आते हैं जो कि लास्ट पीवाईक्यूज क्वेश्चन है। डेडिकेटेड टू डिसेफरिंग, चूज अनदर वर्ड ऑफ द सेम मीनिंग। सेम मीनिंग का मतलब है यहाँ पर सिनोनिम। क्वेश्चन पेपर जब आप अटेम्प्ट करें तो ये भी ख्याल रखें कि पूछा गया है।
बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर बहुत जल्दबाजी में एंटोनिम्स या सिनोनिम्स पढ़ना ही भूल जाते हैं, तो वहां पर वो मिस्टेक कर देते हैं। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। सेम मीनिंग पूछा गया है, मतलब हमें सिनोनिम्स का जवाब देना है। डिसेफरिंग, तो डिसाइफरिंग का क्या मतलब होता है? अब ऑप्शंस देखते हैं। साइफरिंग, एनसाइफरिंग, कन्फाउंडिंग और एक्सप्लेनिंग। तो अगर हमें सेम मीनिंग पूछा गया है, तो डिसाइफरिंग का मतलब होता है किसी भी कोडेड चीज को डिसाइफर करना, उसको प्लेन सिंपल लैंग्वेज में बताना हमको। तो साइफरिंग का मतलब तो होता है पुट अ मैसेज इनटू सीक्रेट राइटिंग, उसको एनकोड करना। डिसाइफरिंग का मतलब होता है उसको हमारे लिए एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो एक्सप्लेनिंग होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम एमसीक्यू की फॉर्म में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स सॉल्व करेंगे, और उनके साथ जो बाकी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होंगे उनको भी देखते चलेंगे। अब देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम सॉल्व करना है हमको। जाइलॉइड, ऑप्शंस क्या है? वुडी, हार्ड, सॉफ्ट और फाइब्रस। अब इसका करेक्ट एंटोनिम देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सॉफ्ट। Xyloid refers to something that resembles wood or has the characteristics of wood. लकड़ी की विशेषताएं बताता है, जैसे कि आपने अपनी स्टडी टेबल या फिर फर्नीचर्स में देखा होगा, ये एक ऐसा टेक्सचर है विच रिजेंबल्स ऑफ वुड। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। द एंटीक फर्नीचर हैड अ xyloid टेक्सचर शोकेसिंग द क्राफ्टमैनशिप ऑफ द वुड। ठीक है। अब बाकी देखते हैं। मार्क्ड ऑप्शन सॉफ्ट मीन्स डिस्क्राइब अ टेक्सचर that is yielding, easily compressible and not hard or rough. Example, the pillow was soft and comfortable, providing a pleasant place to rest. तो इसके साथ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है थर्ड। अब आते हैं जाइलोफोनिक। अब हमें क्या पता लगाना है? इसका एंटोनिम। एंटोनिम बताना है जाइलोफोनिक का। ऑप्शन है मेलोडिक, हारमोनियस, नॉन म्यूजिकल और म्यूजिकल। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा नॉन म्यूजिकल। जाइलोफोनिक का पहले मतलब देखते हैं। pertains to the production of properties of sound associated with a xylophone. ओके। अब यहाँ पर xylophone लिखा है तो साउंड की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया था, इसलिए नॉन म्यूजिकल इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। एन इंस्ट्रूमेंट विद वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स दैट प्रोड्यूस म्यूजिकल टोन्स व्हेन स्ट्रक। जैसे कि आप देख ही सकते हैं। एग्जाम्पल देखें। द xylophonic melody echoed through the concert halls as the percussionist played the instrument with precision। देखिए यहाँ पे प्रिसीजन वर्ड का यूज हो गया। तो ऐसे ही हमको हर क्वेश्चन के ऑप्शंस भी देखते जाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगले क्वेश्चन में एज अ मेन एंटोनिम सिनोनिम में पूछे जा सकते हैं, या फिर एलिमिनेशन के मेथड में भी वो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। मार्क्ड ऑप्शन नॉन म्यूजिकल मीन्स नॉट रिलेटेड टू और डिवॉइड ऑफ म्यूजिक। Example, the meeting had a non-musical atmosphere as participants discussed business strategies without any musical element। तो हमने इसका मीनिंग देखा और उसका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा उसको भी देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ज़ेरोफाइटिक, यहाँ पर हमको क्या बताना है? एंटोनिम ही बताना है फिर से। ऑप्शन है हाइड्रिक, ड्रॉट रेजिस्टेंट, डेजर्ट लविंग या फिर एरिड अडेप्टेड। इसका सही आंसर देखते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हाइड्रिक। Xerophytic describes plants that are adapted to survive in arid और dry region। वो पेड़ पौधे जो कि एरिड और ड्राई कंडीशंस में अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को और जीवित रहते हैं। Characterized by features such as reduced leaf surface, water storage tissues और mechanism to minimize water loss। जैसे कि वीडियो मैंने फोटो मैंने अटैच करी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत एरिड रीजन है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्लांट सर्वाइव कर पा रहे हैं। इसी को बोलते हैं ज़ेरोफाइटिक। एग्जाम्पल देखें। कैक्टाई आर ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स दैट हैव इवॉल्व्ड टू थ्राइव इन डेजर्ट एनवायरनमेंट्स विद लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी। जैसे हमने कैक्टस ही देखे हैं, तो कैक्टस देखिए, कैक्टस ही है नीचे। तो ये कैक्टस क्या होते हैं? मिनिमम वाटर में ये ग्रो करते हैं और सर्वाइव करते हैं। अब
हमने हाइड्रिक ऑप्शन को मार्क किया एज उसका एंटोनिम. सो इट रेफर्स टू कंडीशन दैट आर एसोसिएटेड विद कैरेक्टराइज्ड abundant मॉइस्चर और वाटर. जैसे ये सॉइल देखिए, ये पानी से भरपूर है, यहाँ पे कोई वाटर की स्कैरसिटी नहीं है, इट इज abundant मॉइस्चर. इसका एग्जांपल देखें, marshes and swamps are hydric environments where the soil is consistently wet, providing a habitat for various water-loving plants and animals. जैसे आपने सुंदरबन डेल्टा देखा होगा, तो वहां पर जो ट्रीज हैं या फिर वो हैं, वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, तो इसलिए उनको हाइड्रिक बोला जाता है. तो इसका करेक्ट आंसर हाइड्रिक होगा एज अ एंटोनिम. नेक्स्ट देखते हैं, वेल्म. अब यहाँ पर भी फिर से हमको एंटोनिम देखना है. पहला ऑप्शन सबमर्ज, अंडरवेल्म, एनगल्फ और ओवरवेल्म. इसके आंसर देखते हैं. इसका करेक्ट आंसर होगा अंडरवेल्म. वेल्म का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं. इट मीन्स टू एनगल्फ और सबमर्ज कंप्लीटली, often with a sense of being overwhelmed or overpowered. जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, द क्रैशिंग वेव्स वेल्व्ड द टाइनी सेलबोट throwing its crew into the churning sea. अब इसका एंटोनिम था, तो इसका मार्क्ड ऑप्शन हमने करा है अंडरवेल्म. मीन्स टू फेल टू इम्प्रेस और मेक एन इम्पैक्ट, typically resulting in a feeling of disappointment due to lack of excitement or significance. अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं. The movie's plot was so predictable that it managed to underwhelm the audience despite high expectations. तो आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल से. अब नेक्स्ट देखते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं जो बाकी ऑप्शंस में थे. बाकी ऑप्शंस को समझना ही बहुत जरूरी है. तो एक ऑप्शन था सबमर्ज. सबमर्ज का होता है टू कंप्लीटली कवर और इमर्ज समथिंग बीनीथ द सरफेस, टिपिकली अ लिक्विड, डुबोना जिसको हिंदी में बोलते हैं. एनगल्फ क्या होता है, टू कंप्लीटली सराउंड और कवर समथिंग ऑफन विद अ फोर्सफुल और ओवरवेलमिंग नेचर, हिंदी में जिसको बोलेंगे निगल जाना. निगल जाना, सबमर्ज होगा डूब जाना. तो इनके फर्क आपको आसानी होगी जानने में. अगला देखते हैं ओवरवेल्म, टू ओवर पावर और ओवरकम समवन or something with a great force, intensity or quantity, often leading to a feeling of becoming, of being overcome or inundated. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें फिर से अगेन एंटोनिम ही बताना है. वर्ड है वायरी. ऑप्शन है फर्स्ट टॉट, लीन, सॉफ्ट और सिनेवी. इसका करेक्ट आंसर देखेंगे, पहले मतलब देखते हैं. वायरी डिस्क्राइब समथिंग दैट इज थिन, लीन एंड स्ट्रॉन्ग, ऑफन विद अ स्लाइटली स्टिफ और वायरी टेक्सचर, कड़ा. जैसे ये इंसान देख सकते हैं, ये थिन है, लीन है और स्ट्रॉन्ग है. तो एग्जाम्पल देखते हैं, द जिमनास्ट हैड अ वायरी बिल्ड अलाउइंग फॉर ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन हर परफॉर्मेंसेस. अब इसका ऑप्शन क्या है, सॉफ्ट, क्योंकि एंटोनिम बताना था. तो इसका आंसर होगा ऑफन रेफर्स टू समथिंग दैट इज स्मूथ, yielding और नॉट हार्ड, कोमल. एग्जाम्पल, द ब्लैंकेट वॉज सॉफ्ट टू द टच, प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड अ वार्मथ ऑन अ चिली इवनिंग. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड. अब नेक्स्ट देखते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देखते हैं पहले इसकी जो अदर ऑप्शंस थे. फर्स्ट ऑप्शन था टॉट. इसका मतलब होता है स्ट्रेस्ड और पुल्ड टाइट विदाउट एनी स्लैक, लचीलापन. लीन, समथिंग दैट इज थिक, लैकिंग एक्सेस फैट और बल्क, पतला होना, लीन. और sinewy, something that is tough, muscular and strong, often with well-defined muscles or tendons. इसके लिए मैंने ये फोटो अटैच करी है, sinewy के लिए. अब आगे चलते हैं. Select the most appropriate synonym of given word. अब ख्याल रखें, हमको synonyms, similar meaning word देने हैं. वर्ड है हमारे पास confusion. इसके ऑप्शंस है intrepidity, stagnation, perusal, commotion. की पॉइंट्स देखते हैं इसके. कंफ्यूजन का मतलब देखते हैं, द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू थिंक क्लियरली और नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग,
फॉर एग्जाम्पल देर इज स्टिल सम कंफ्यूजन एज टू द टाइम ऑफ द मीटिंग। कमोशन का मतलब देखते हैं, अ स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड एंड नॉइजी डिस्टर्बेंस। फॉर एग्जाम्पल हिज अराइवल कॉज्ड क्वाइट अ कमोशन। यहाँ पर नॉइजी और डिस्टर्बेंस की बात हो रही है, और कंफ्यूजन अ स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू थिंक क्लियरली। और यहाँ पे भी अ स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड है कि कुछ नहीं पता चल रहा। जैसे इमेज देखिए, हर कोई अपना अपना बता रहा है, कोई कंसेंसस नहीं है आपस में, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे ऑप्शन था इंटरप्रेडिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग इंटरप्रेट, और ब्रेवरी। जैसे ये सुपर हीरोज है, इनके लिए ये वर्ड यूज हो सकता है। स्टैग्नेशन होता है स्टेबिलिटी, ठहराव जिसको बोलते हैं, या फिर स्थिरता जिसे हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेरुजल, अ रीडिंग और एग्जामिनिंग ऑफ समथिंग। जैसे ये इंसान देखिए, इसके इसको ये फोटो देखेंगे तो आपको बड़े आसानी से ये वर्ड याद हो जाएगा, पेरुजल। नेक्स्ट देखते हैं। अब फिर से एंटोनिम आ गया। वर्ड क्या है? मॉडेस्ट, अनहैप्पी, कंसाइटेड, सलन और ग्लम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंसाइटेड। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इज ऑफ मॉडेस्ट इज कंसाइटेड। ध्यान रखिए, हमें एंटोनिम बताना था। मॉडेस्ट का क्या मतलब होता है? नॉट टॉकिंग टू मच अबाउट योर ओन एबिलिटीज, गुड क्वालिटीज। विनम्र स्वभाव जिसे बोलते हैं, उसके लिए इंग्लिश में मॉडेस्ट वर्ड का यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल देखें। शी गॉट द बेस्ट रिजल्ट्स इन द एग्जाम बट शी वॉज टू मॉडेस्ट टू टेल एनीवन। अब इसका जो आंसर है वो देखें, कंसाइटेड, एक्सेसिवली प्राउड टू वन सेल्फ, और वेन। इसको हिंदी में हम बोलेंगे अहंकारी या घमंडी। एग्जाम्पल में यूज करके देखें। ही इज सो कंसाइटेड, ही थिंक्स ही इज द बेस्ट एट एवरीथिंग। उसको घमंड है कि वो सबसे बेस्ट है, इसलिए कंसाइटेड वर्ड का यूज किया गया है अगेंस्ट मॉडेस्टी एज अ एंटोनिम। अब नेक्स्ट देखते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहले देख लेते हैं हम, जो अदर ऑप्शंस थे उनका मीनिंग जानना भी इंपॉर्टेंट है। लेट्स लुक एट द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड्स। अनहैप्पी, अनहैप्पी का बहुत सिंपल मीनिंग है सैड, दुखी होना। सलन, लुकिंग बैड टेम्पर्ड एंड नॉट वांटिंग टू स्पीक टू पीपल। जैसे ये बच्ची देखिए, काफी चिड़चिड़ा स्वभाव लग रहा है इसका देख के, बैड टेम्पर्ड है, अभी ये किसी से बात नहीं करना चाहती। उस सिचुएशन के लिए सलन वर्ड का यूज किया जाता है। और ग्लम, ग्लम होता है सैड एंड क्वाइट, जो बड़ा उदास और चुपचाप सा बच्चा होता है, या फिर कोई भी और होता है, उसके लिए ग्लम वर्ड यूज किया जाता है। तो इसमें और इसमें आपको फर्क पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है किस वर्ड का? लैक्यूना। ऑप्शन है हियाटस, एपैथी, मिसफॉर्च्यून और लैंगर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हियाटस। द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लैक्यूना इज हियाटस। लैक्यूना का क्या मतलब होता है? लैक्यूना होता है अ गैप और मिसिंग पार्ट, स्पेशली इन अ बुक और एनी अदर पीस ऑफ राइटिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। द लैक्यूनास इन द रिसर्च आर अलार्मिंग। Hiatus, a pause in an activity when nothing happens. Example, after a 10-month hiatus, the case was reopened. इसलिए इसका करेक्ट आंसर हियाटस हो जाता है। ऑल्सो लकूना का यूज काफी अदर पर्पसेस के लिए होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि इवन लॉ में बोलते हैं कि अगर कोई लॉ है और उसका एक लूप होल है, तो उसके लिए भी लैकुना वर्ड यूज किया जाता है कि ये लैकुना है, ये एक गैप है जो कि फिलअप किया जाना चाहिए, अदरवाइज उसका काफी मिसयूज हो सकता है। तो लैकुना ऐसे भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अदर ऑप्शंस जो थे उनको भी देखते हैं। एपैथी, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुजियास्टिक अबाउट एनीथिंग। किसी किसी चीज में ज्यादा इंजॉय करना या फिर इंटरेस्ट ना लेने को एपैथी बोलते हैं। मिसफॉर्च्यून क्या होता है? बैड लक और डिजास्टर, एन इवेंट एक्सीडेंट दैट ब्रिंग्स बैड लक और डिजास्टर, दुर्भाग्य जिसे बोलते हैं। लैंग्वेज क्या होता है? टायर्डनेस और इनएक्टिविटी, स्पेशली व्हेन प्लेजरेबल। जैसे ये इंसान देख सकते हैं, ये काफी टायर्ड है और इनएक्टिव है, कुछ नहीं कर रहा है। हमारी लाइफ में भी ऐसा एक पीरियड आता है कभी कभी, जब हम बहुत इंटेंस काम करते हैं, उसके बाद
एक फेज आता है जिसमें हम थोड़े इनएक्टिव हो जाते हैं और टायर्ड फील करते हैं, और वो हम एज अ प्लेजर के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया है। मीनिंग जो वर्ड यहाँ पर है वो है अवर्ट। ऑप्शन है फेस, परमिट, कन्फ्रंट एंड प्रिवेंट। इसका आंसर देखते हैं। द करेक्ट आंसर वुड बी prevent. The most appropriate synonym of the given word avoid is prevent. Avoid क्या होता है? To prevent something unpleasant. कुछ बुरा घटित होने से पहले उसको बचा देना। जैसे कि इमेज देखिए, यहाँ पर ये डोमिनोज जिनको बोलते हैं वो गिर रहे थे, और ये बीच में हाथ आया तो इसने इसको, अब बाकी के जो ये है इनको गिरने से बचा लिया, तो इसको बोलेंगे अवर्ट। एग्जाम्पल, द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड। तो एक्सीडेंट जो है उसको बचाया जा सकता था। सिनोनिम्स क्या है इसके? फोरस्टॉल, हेड ऑफ, हेल्प, ऑब्विएट, प्रिक्लूड, प्रिवेंट, स्टेव ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके नियर एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। नर्चर, प्रमोट, अलाउ, लीव, लेट और परमिट। अब प्रिवेंट का मतलब देखते हैं। टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग। किसी बात को होने ना देना या किसी को कोई काम करने से रोक देना। एग्जाम्पल, द एक्सीडेंट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। तो ये सिनोनिम्स पूछे गए, तो इसलिए इनकी मीनिंग सेम है। अब इसके सिनोनिम्स भी सेम है और एंटोनिम्स भी मोर और लेस सेम है। अब आगे देखते हैं, जो बाकी ऑप्शंस थे उनको भी कवर करते हैं। फेस, द फ्रंट पार्ट ऑफ योर हेड, द एक्सप्रेशन दैट इज शोन ऑन इट। चेहरा, चेहरे का भाव, सिंपल है ये। कन्फ्रंट करना, कन्फ्रंट होता है कम फेस टू फेस विद समवन विद हॉस्टाइल और आर्गुमेंटेटिव इंटेंट। जैसे कि कन्फ्रंट करना होता है, कोई विचार आपके मन में है जो बहुत समय से चल रहा है, और आप उसको आज कन्फ्रंट करना चाहते हो, आमना सामना, आमने सामने उसको वो बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हो, इसको बोलते हैं कन्फ्रंट करना। परमिट होता है टू अलाउ समबडी टू समथिंग और टू अलाउ समथिंग टू हैपन। ये तो इजी है। अब आगे चलते हैं। अब फिर एंटोनिम पूछा गया है। वर्ड क्या है हमारे पास? टेनेशियस। ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं हमको? परसिस्टेंट, रिलेंटलेस, स्टेडफास्ट एंड यील्डिंग। अब करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? यील्डिंग। देखें तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड tenacious is yielding. Tenacious, not likely to give up or let something go. जो बहुत डिटरमिन्ड होते हैं, जैसे I will not give up. Example, she is a very tenacious and will work hard and long to achieve objectives. Yielding का क्या मतलब होता है? Inclined to give in, submissive और compliant. किसी के सामने झुक जाना, किसी की बात मान लेना। तो एक जगह यहाँ पर बहुत डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, जो कि कभी गिव अप नहीं करते, और दूसरा सबमिसिव और कंप्लायंट हो जाना, जो दूसरे के सामने झुक जाते हैं। तो ये परफेक्ट एंटोनिम बन जाता है टेनेशियस का। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू यील्ड टू द हॉस्टेज टेकर्स डिमांड। वो उनके सामने, उनकी डिमांड्स के सामने सबमिसिव हो गए और उनको उनकी बात माननी पड़ी। आगे देखते हैं, इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शंस में एक ऑप्शन था परसिस्टेंट, determined to continue doing something even though people say that you are wrong or that you can do it। जैसे ये देखिए, ये बहुत भारी बॉल है, तो लोग बोल रहे होंगे कि यू कैन डू इट, आपसे नहीं होगा, बट ही इज कंटिन्यूसली डूइंग इट। इसको बोलते हैं परसिस्टेंट। आगे है रिलेंटलेस, नॉट स्टॉपिंग और चेंजिंग, लगातार। अब जैसे मैराथन में आप लेडी देख सकते हैं, तो मैराथन बहुत लंबे होते हैं और वहां पे रुक नहीं रही है ये, एंड शी इज कंटिन्यूइंग रन, हर रन, तो वो लगातार भाग रही है, तो इसके लिए रिलेंटलेस वर्ड का यूज होगा। लास्ट है स्टेडफास्ट, फेथफुल और एंड लॉयल, नॉट चेंजिंग इन योर एटीट्यूड और एम्स। जैसे देखिए, अ स्टेडफास्ट हार्ट डज नॉट स्ट्रे फ्रॉम द पाथ। ये वेन गेरार्ड ट्रॉटमैन की वर्ड्स थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फेथफुल और लॉयल होता है
which they don't change their attitude or aim. वो बहुत फोकस्ड है और बहुत लॉयल है अपने गोल्स और अपने एम्स के लिए। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हमारे साथ वो है एंटोनिम का। वर्ड है हॉस्पिटैलिटी, कंप्लेंट, कॉर्डियलिटी, कोल्डनेस और रॉथफुल। इसका आंसर देखते हैं। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है? लुकिंग आफ्टर गेस्ट्स एंड बीइंग फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टुवर्ड्स देम। जैसे ये सब लोग वेट कर रहे हैं, दे आर वेरी वेलकमिंग। जैसे होटल्स में होती है, तो आप होटल्स में किसी अच्छे होटल से आते हैं तो आप बोलते हैं कि वहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, लोग बड़े अच्छे थे, वेलकमिंग थे, देयर नेचर वो वार्म, है ना? तो उसके लिए हॉस्पिटैलिटी वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट क्या है? कोल्डनेस, द लैक ऑफ वार्म फीलिंग, अनफ्रेंडली बिहेवियर। तो इसका करेक्ट एंटोनिम कोल्डनेस होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब बाकी जो ऑप्शंस थे वो क्या थे? कंप्लायंट, कॉर्डियलिटी और रॉथफुल। कंप्लायंट क्या होता है? अ स्टेटमेंट दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद समवन, शिकायत होना, असंतोष। कॉर्डियलिटी, सिंसियर अफेक्शन एंड काइंडनेस। जैसे दो लोग खड़े, दे हैव अ सेंस ऑफ अफेक्शन एंड काइंडनेस। रॉथफुल, फुल ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस एंगर। जैसे आप इनको देख सकते हैं, तो काफी एंगर होना, रॉथफुल। रॉथफुल एक्चुअली बहुत इंटेंस एंगर के लिए यूज किया जाता है। तो यूजुअली लिटरेचर में रॉथफुल वर्ड इन टर्म्स ऑफ एंगर ऑफ गॉड, एंगर ऑफ सुपर पावर, जहाँ पर बहुत इंटेंस एंगर हो, उसमें के लिए रॉथ यूज किया जाता है। अब आगे देखते हैं। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम देखना है किसका? वर्ड है रेज। ऑप्शन है कंफर्ट, ईज, रुइन एंड बिल्ड। देखते हैं क्या मतलब है। द करेक्ट आंसर इज build. The most appropriate antonym of the given word raise is build. Raise, to completely destroy a building, town, so that nothing is left. जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मशीन यहाँ पर पूरा घर तोड़ रही है और ये बाद में कुछ नहीं बचेगा। इट्स अ कंप्लीट डिस्ट्रॉय। एग्जाम्पल देखते हैं। द बिल्डिंग वॉज रेज्ड टू द ग्राउंड। बिल्ड का क्या मतलब होता है? टू मेक समथिंग बाय पुटिंग पीसेस मटेरियल्स टुगेदर। तो ये सबसे बेस्ट एंटोनिम हो जाता है रेज का। एग्जाम्पल, दे हैव बिल्ट अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर। आगे देखते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो बाकी ऑप्शंस थे उनको भी कवर अप करेंगे। एक ऑप्शन था कंफर्ट, द स्टेट ऑफ हैविंग एवरीथिंग योर बॉडी नीड्स और हैविंग अ प्लेजेंट लाइफ। ये बहुत इजी है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है। आगे ईज, अ लैक ऑफ डिफिकल्टी। जैसे इसके आगे अगर हम DIS लगा दे तो वो डिजीज बन जाएगा। डिजीज मतलब होता है कि परेशानी होना या फिर दिक्कतों का सामना करना। जैसे डिजीज हो जाता है तो आपकी बॉडी सफर करती है, कंफर्ट फील नहीं होता है आपको, इसलिए डिजीज बोला जाता है। ईज होता है लैक ऑफ डिफिकल्टी, जहाँ पर सब कुछ आसानी सरलता से हो जाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। नेक्स्ट वर्ड है ruin, to damage something so badly that it loses all its value or pleasure। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Direction. In the following questions, out of the given alternative, choose the one which best expresses the meaning of given word. अब यहाँ पर डायरेक्टली एंटोनिम सिनोनिम्स नहीं लिखा गया है, लेकिन आपको पढ़ना है चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब आपको इसका सिनोनिम बताना है। वर्ड क्या है? ट्रेवेस्टी। ऑप्शंस देखते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन, एक्सल्टेशन, क्लैरिफिकेशन और ऑडील। यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका मिस रिप्रेजेंटेशन होगा। ट्रेवेस्टी का मीनिंग क्या है? इट रेफर्स अ फॉल्स, एब्सर्ड और डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। किसी चीज को तोड़ मोड़ के दिखाना या फिर वैसे दिखाना जो कि वास्तविकता में है नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं। द फॉर्मर चीफ जस्टिस डिस्क्राइब द कोर्ट रूलिंग एज अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। द मार्क्ड ऑप्शन misrepresentation mean the action or offense of giving a false or misleading account on the nature of something. Example, the MP laughed off the remark as a media
misrepresentation. We can see the word misrepresentation can express the meaning of the word travesty. That's why ऑप्शन 1 जो कि मिसरिप्रेजेंटेशन है इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। आगे देखते हैं, इसके अदर ऑप्शंस भी देखते हैं। एक्सल्टेशन, a feeling or state of extreme happiness or the action of praising, जैसे आप देख सकते हैं she is in extreme happiness praising someone or something highly. नेक्स्ट देखते हैं क्लैरिफिकेशन, द एक्शन ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट और सिचुएशन मोर क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिबल। जैसे कोई आपके दिमाग में डाउट है तो आप टीचर से जाते हैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए, तो टीचर आपको एक क्लैरिफिकेशन देता है उसका, इसलिए बोले कहते हैं एक्शन ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट और सिचुएशन मोर क्लियर, आपके डाउट को रिजॉल्व करते हैं वो, एंड दे मेक इट मोर क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिबल। लास्ट है ऑर्डील, अ वेरी अनप्लेजेंट एंड पेनफुल और डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। जैसे कि इमेज में देख सकते हैं, दिस वुमन इज बर्निंग हरसेल्फ एंड गोइंग थ्रू ordeal, a very unpleasant and painful experience. आगे देखते हैं, अब यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है और वर्ड क्या है, वर्ड है bafflement. ऑप्शंस क्या क्या है, कंफ्यूजन, प्लेजर, क्लैरिटी और क्लीनिनेस। द करेक्ट आंसर इज bafflement. The meaning of the word bafflement is the condition of being completely unable to understand or explain something. जैसे ये वुमेन देख सकते हैं आप यहाँ पे, शी इज कंप्लीटली अनेबल टू अंडरस्टैंड, वो कुछ भी समझने के काबिल नहीं है, वो बैफल्ड है, शी इज बैफल्ड। एक स्पेसिफिक कंडीशंस में होता है। द मैन वॉज लेफ्ट इन बैफलमेंट व्हेन ही विटनेस द एक्सीडेंट। तो जब उसने एक्सीडेंट देखा तो ऐसे कह सकते हैं कि ही वॉज कंप्लीटली अनेबल टू अंडरस्टैंड कि वहां हुआ क्या। Similarly, the word confusion means the state of not being able to think clearly or not understanding something. Confusion का भी वही ना वही सेम, कहीं ना कहीं सेम मीनिंग है। Hence, the correct synonym to bafflement is confusion. इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो अदर ऑप्शंस थे वो थे प्लेजर, क्लैरिटी और क्लीनिनेस। प्लेजर है द फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी और सेटिस्फाइड, आनंद। क्लैरिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, स्पष्ट रूप से। और क्लीनिनेस है बीइंग क्लीन और कीपिंग थिंग्स क्लीन, स्वच्छता। आगे देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। अब यहाँ पे भी डायरेक्टली सिनोनिम और एंटोनिम मेंशन नहीं किया गया है क्वेश्चन में, लेकिन वर्ड अपोजिट लिखा गया है, जिसका मतलब है कि आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड क्या है यहाँ पर, एनसॉन्किव, एस्टैब्लिश्ड, इम्प्यूडेंस, रिक्वेस्ट और अनवील। देखते हैं, करेक्ट आंसर है अनवील। एनसॉन्किव का क्या मतलब होता है, एनसॉन्स का मतलब होता है टू एस्टैब्लिश और सेटल इन अ कंफर्टेबल एंड सेफ प्लेस और टेक शेल्टर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक स्क्वेरल है या फिर बर्ड है, मेरे को क्लियरली विजिबल नहीं है, बट ये कंफर्टेबल और एक सेफ प्लेस पे है। ऑन द अदर हैंड, अनवील मीन्स uncover or remove a wheel from someone to reveal. Hence, two words have opposite meaning. Establish means to set up on a firm or permanent basis. ये जो बाकी के ऑप्शंस हैं हम उनको कवर अप कर रहे हैं, establish, impudence और request. तो establish का मतलब है to set up on a firm or permanent basis. Impudence means the quality of being impudent. और रिक्वेस्ट एन एक्ट ऑफ आस्किंग पोलाइटली और फॉर्मली फॉर समथिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनवील। तो इसी के साथ हमारा एंटोनिम और सिनोनिम का टॉपिक आज फिनिश होता है। हमने देखा कि इस टॉपिक की वेटेज कितनी रही है अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। फिर हमने 2022 और 2023 के जो टोटल 6 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करा।
फिर जो एग्जाम रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है उनको डिस्कस करा, उनके ऑप्शंस के मीनिंग देखे, ताकि फर्दर आपके एग्जाम्स में अगर वो एज अ मेन क्वेश्चन आए तो वो भी आपको हेल्पफुल रहे। और कुछ इमेजेस के साथ समझने की कोशिश करी विद एग्जांपल कि एंटोनिम और सिनोनिम्स को क्वेश्चन पेपर में कैसे हैंडल करना है और क्या बेटर वे रहेगा जैसे मैच द फॉलोइंग्स में कम टाइम में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।